क्या आप एक एनजीओ रजिस्टर करना चाहते हैं? आप अपनी एनजीओ को किस रूप में रजिस्टर करते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम एक एनजीओ को रन करना है या रजिस्टर करना चाहते हैं तो हमारे सामने में 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि हमें एनजीओ जब भी रजिस्टर करें तो उसके लिए जो उपयुक्त प्रॉपर जो है वो लीगल एंटिटी क्या होनी चाहिए। क्या उसके लिए एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर करनी चाहिए, या क्या उसके लिए एक सोसाइटी के रूप में करनी चाहिए, या उसको एक सेक्शन 8 के रूप में करनी चाहिए। जब भी हम एक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एनजीओ एंटिटी का अगर नहीं करते हैं तो हमारे लिए जो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है, इसका जो है वो एक इशू हमारे लिए होता है। तो हो सकता है कि कोई फॉर्मेट किसी और पर्सन के लिए ज्यादा सूट करे और दूसरा फॉर्मेट दूसरे पर्सन के लिए सूट करे। अगर आप तीनों में जो बेस्ट फॉर्मेट देखते हैं तो जो टॉप क्लास का फॉर्मेट है एनजीओ का वो सेक्शन 8 एनजीओ है। इसको हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। सेक्शन 8 एक कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, धारा है। उसके तहत एक स्पेशल एंटिटी रजिस्टर्ड होती है और उस एंटिटी को यदि राइट होता है, उसके पास ये ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो सोशल वेलफेयर का वर्क कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए जो मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म सारे गोल अचीव हो, और अगर टॉप क्लास के फॉर्मेट देख रहे हैं जिसमें आपको उसको रेगुलेट करना इजी हो, दूसरी चीज होती है कि उसकी आपकी संस्था की डिटेल कोई भी कहीं से भी आपको देख सकता है और वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दिखेगा आपको जो भी संस्था की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, तो वहां पर एक जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो काफी वर्क करता है। क्योंकि आपकी संस्था के बारे में जब भी कोई जानना चाहे और उसकी डिटेल्स अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू शो हो रही है तो वहां पर जो रिलायबिलिटी फैक्टर वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो सेक्शन 8 एनजीओ कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है और इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप चाहें तो 10 दिन में भी इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसमें कहीं मूव करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होती है वो सारे सॉफ्ट कॉपी रिक्वायर्ड होती है। सबसे प्रश्न उठता है कि जब भी हम सेक्शन 8 का फाइनल करते हैं कि हमें सेक्शन 8 ही कंपनी रजिस्टर होनी है, तो सबसे पहले होता है कि हम जो नाम है इसमें नाम क्या क्या आता है और इसके जो लास्ट नेम है उसमें क्या क्या ऑप्शन है जो हम लास्ट नेम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम एफ, इनिशियल नेम आप कुछ भी रखे लेकिन लास्ट नेम प्रिस्क्राइब्ड है तो उसमें से कोई एक आपको लेना होगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। जैसे लास्ट नेम जो है वो फाउंडेशन के रूप में आप रख सकते हैं, या एसोसिएशन के रूप में आप रख सकते हैं, या आप काउंसिल के रूप में रख सकते हैं, या आप फोरम के रूप में रख सकते हैं, या चैम्बर्स में होती है, फेडरेशन होती है, कॉन्फेडरेशन होती है। इस तरह से कोई भी वर्ड जो लास्ट में आप ऐड करके अपने संस्था का नाम फाइनल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि जब भी आप सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करने का प्लान करते हैं तो इसमें पर्सन कितने चाहिए, कितने पर्सन से हम एक सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर हो सकती है। जैसे सोसाइटी में 7 पर्सन की जरूरत होती है लेकिन इसमें आपको मिनिमम 2 पर्सन से ही कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाएगी। तो हो सकता है जो 2 पर्सन है उसी से आपकी संस्था सेक्शन 8 के रूप में रजिस्टर हो जाएगी। इसमें जब आप नाम का फाइनल करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, तो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होती है, साथ में मेल आईडी, मोबाइल नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। साथ में जो मेंबर्स हैं 2 पर्सन मिनिमम चाहिए, उसके लिए उसमें से जो या तो वोटर आईडी देना होगा या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इस तीनों में से कोई एक चाहिए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए उस पर्सन का जो 2 पर्सन है। जो ऑफिस एड्रेस आप दिखा रहे हैं वहां पे लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो एनओसी का रिक्वायरमेंट होती है जो आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिखाना चाह रहे हैं। जब आप सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस है। ये जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होंगे और सेकेंड थिंग है कि इसकी परपेचुअल सक्सेशन है। जो इसकी लायबिलिटीज है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसमें जब भी सेक्शन 8 रजिस्टर करेंगे तो आपके पास 2 तरीके के सेक्शन 8 होता है। एक तो वो शेयर कैपिटल बेस्ड होता है और दूसरा गारंटी होती है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सेक्शन 8 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन एज अ गारंटी कंपनी के रूप में भी करा सकते हैं और शेयर कैपिटल बेस्ड के रूप में भी आप करवा सकते हैं।
तो रिलायबिलिटी फैक्टर के अलावे जो ये वेल रेगुलेटेड फॉर्मेट है, सेकेंड थिंग है कि एज अ कॉर्पोरेट के रूप में, ये इसको आप एज अ टर्म कर सकते हैं कि इट कैन बी टर्म्ड एज अ कॉर्पोरेट एनजीओ, जो कि इसमें सारे कंपनी लॉ के जो रूल है वो सारे अप्लीकेबल होते हैं इस पे। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि जब आप सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करेंगे तो परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ साथ ये जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप अपना एनजीओ को रजिस्टर करना चाहें तो सबसे पहले जो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फॉर्मेट वो काफी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि सेक्शन 8 आप रजिस्टर करते हैं तो इसमें कहीं मूव करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, काफी आसान तरीके से इजी वे से इसके रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे में आप अरेंज करते हैं तो 10 डेज में भी इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं सामान्यतः। दूसरा है कि सेक्शन 8 जब भी आप एनजीओ रजिस्टर करेंगे तो एक प्रश्न आता है कि जैसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है या सोसाइटी है, उसमें 12A का रजिस्ट्रेशन है या एटीजी का रजिस्ट्रेशन है या एनजीओ दर्पण है या ई अनुदान है या सीएसआर रजिस्ट्रेशन है या एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है या सोशल वेलफेयर का कोई भी ग्रांट हो, प्रोजेक्ट हो या सीएसआर प्रोजेक्ट हो, क्या सेक्शन 8 कंपनी को ये सारे मिलेंगे? क्या सेक्शन 8 कंपनी 12A पे अप्लाई कर पाएगी? क्या एटीजी पे अप्लाई कर पाएगी? क्या फ्यूचर में एफसीआरए रजिस्ट्रेशन पे एप्लीकेशन फाइल हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स एंड लीगल रजिस्ट्रेशन आप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में करा सकते हैं सोसाइटी में, सिमिलर इसमें भी वही चीज होती है कि एक सेक्शन 8 कंपनी जब एक रजिस्टर हो जाती है तो इसको ये अपनी संस्था को 12A के साथ रजिस्टर करा सकते हैं, एटीजी के साथ होती है, इसका एनजीओ दर्पण में भी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, ई अनुदान का भी रजिस्ट्रेशन होता है, फ्यूचर में आप एफसीआरए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ये गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम पे जिस पर एलिजिबिलिटी बनती है उस पर एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, या कोई प्राइवेट फंडिंग है, चाहे कोई सीएसआर प्रोजेक्ट है। जब इनको एटीजी मिलता है तो कोई भी डोनर जब डोनेशन देगा तो ऑटोमेटिकली डोनर को इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। तो यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि अगर सेक्शन 8 आप रजिस्टर करते हैं तो उसमें ये अदर रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएंगे। उसमें भी आपको जो भी रजिस्ट्रेशन मैंने बताया वो सारी चीजें पॉसिबल है और वो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेंगे। जब भी सेक्शन 8 आप रजिस्टर करते हैं, इंपॉर्टेंट होती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद इसके फाइल को प्रॉपर वे से मेंटेन करना होता है, ये जैसे, और इसको टाइमली आपको कंप्लायंस करानी होती है। तो अगर आप टाइमली कंप्लायंस नहीं कराएंगे तो फिर पेनल्टी का इशू आता है। इसीलिए सेक्शन 8 उस पर्सन के लिए ज्यादा सूटेबल हो जो वेल रूल एंड रेगुलेट को पसंद करता है, टाइमली जो कंप्लायंस हो टाइमली कंप्लायंस अपने करवाते हैं, उसके लिए काफी फॉर्मेट सूटेबल होंगे और ये लॉन्ग रन एंड मीडियम रन एंड लॉन्ग रन में काफी हेल्पफुल है। सो उम्मीद करता हूं कि जो सेक्शन 8 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी आपको मोस्टली जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावे आप एनजीओ से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ से रिलेटेड, एनजीओ पे जो इनकम टैक्स लॉ अप्लीकेबल है उससे रिलेटेड, अदर लॉ अप्लीकेबल है उससे रिलेटेड, एफसीआरए लॉ से रिलेटेड, अदर जो भी एनजीओ की एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो प्लीज like our video, subscribe and share. Thank you for watching this.